नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर पार्टियां एक दूसरे पर अब सवाल भी दाग रही हैं। क्या यूपी, क्या पंजाब और क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर सियासी हलचलें तेज हो चली हैं। और इसी पर है ये हमारा खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें हम बात करेंगे कि आज पूरा दिन कौन सा सियासतदार कहां रहा। तो हरदोई में एक जनसभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री यानी अखिलेश यादव ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल के साथ मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें किसी भी तरह का संघर्ष करना पड़ा होगा तो वह पीछे नहीं हटे। वहीं अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि जाति और मजहब की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं। उनके इस ज्ञान को सुनकर मुलायम सिंह यादव जी भी माथा पकड़ लेंगे। जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने। उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे। जातीय और मजहबी राजनीति करने वाले अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए अखिलेश यादव जी का ज्ञान सुन करके तो आज मुलायम सिंह जी भी माथा पकड़ लेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण में आज इस कदर अंधे हो गए हैं कि एक तरफ जब सत्ता रहती है तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं और आज जब सत्ता से बाहर है तो जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के बराबर वो मोहम्मद अली जिन्ना के श्रेय दे रहे हैं आज देश की आजादी की लड़ाई का। ये किस प्रकार की मानसिकता है? देश में इस प्रकार की मानसिकता स्वीकार नहीं की जाएगी। यह सच स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना इस देश के बंटवारे के लिए खलनायक माना जाता है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के डॉक्टर BR अंबेडकर पुलिस अकादमी के मैदान में पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने परेड की सलामी ली। और वहीं कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि मेरे से पहले उत्तर प्रदेश की क्या कानून व्यवस्था थी आप सभी को पता है। हमने प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ 1.5 लाख पदों को भरा है। इसके साथ ही तकनीकी स्तर पर प्रशिक्षण देने का काम भी शुरू किया है। वहीं प्रशिक्षण केंद्रों में क्षमता को बढ़ाने का भी काम हमारी सरकार में किया गया है। गणमान्य महानुभाव, प्रशिक्षु परिवारों से जुड़े हुए सभी सम्मानित अभिभावकगण, अन्य अतिथिगण, मीडिया से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड में सभी नियमों, निर्देशों का पालन करते हुए पासिंग आउट परेड और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन एक अत्यंत सराहनीय पहल है। पुलिस उपाधीक्षक पद के 86वें आधारभूत प्रशिक्षण कोर्स के 72 पुलिस अधिकारियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने साहस, लगन और मनोयोग से वैश्विक महामारी कोरोना की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के दौरान अपना प्रशिक्षण कार्य सफलतापूर्वक किया है। प्रशिक्षुओं के माता पिता, अभिभावकगण का भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। वर्ष 2017 में प्रदेश सरकार का कार्यभार जब मैंने ग्रहण किया था तब प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी। ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में पुलिस के
लगभग 1.5 लाख पद खाली थे, जिसका प्रतिकूल प्रभाव कानून व्यवस्था पर पड़ रहा था। इसलिए प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता पर इन रिक्त पदों पर अत्यंत पारदर्शी तरीके से भर्ती कराए जाने का निर्णय किया और इस कार्य को आगे भी बढ़ाया। देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उनका यह वक्तव्य इसलिए आया है क्योंकि विभाजन की उनकी प्रवृत्ति हमेशा रही है। वे चाहते ही नहीं थे किसी गरीब को मकान मिले, किसी गरीब को शौचालय मिले, किसी गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिले, किसी गरीब को बिजली का कनेक्शन मिले, किसी गरीब को 5 लाख रुपए की सहायता स्वास्थ्य के लिए बीमा कवर मिले। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान ये सभी नेता कोरोना के दौरान सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, ये सभी लोग कोरोना के दौरान होम आइसोलेशन में थे, घर से बाहर नहीं निकले थे। गरीब जनता के पास जाने की बात तो दूर, अपने स्वयं के पदाधिकारियों के घर में भी नहीं गए। और वहीं मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ कर सपा के मुखिया यानी अखिलेश यादव अब घिर चले हैं। बता दें कि बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर चौतरफा हमले करना शुरू कर दिया है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश के बयान पर पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश को जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सपा अध्यक्ष ने सरदार पटेल का भी अपमान किया है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को बलिदान हुआ है उनके बलिदान का अनादर किया है, बल्कि तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया है। एक ही विद्यालय में पढ़ने के बाद एक ने देश का विभाजन करवाया और एक ने देश को जोड़ने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, नमाजवादी पार्टी है
और ऐसी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। ये ऐसी पार्टी को जिस भाषा में ये समझना चाहते हैं जनता उस भाषा में समझाने का काम करेगी। और 2022 में 2017 से भी बुरे हालात समाजवादी पार्टी के होंगे। समाजवादी पार्टी के इस बयान की मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और श्री अखिलेश अली जिन्ना, उनका कहूं तो मुझे कोई गलत नहीं लगता है, उन्हें तत्काल देश और प्रदेशवासियों से माफी मांगना चाहिए। तो अखिलेश यादव के जिन्ना को लेकर दिए गए बयान पर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। जिन्ना को फ्रीडम फाइटर बताने पर बीजेपी अखिलेश पर लगातार हमला बोल रही है और इसी क्रम में मंत्री मोहसिन रजा ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। मोहसिन रजा ने कहा कि अखिलेश जिन्ना की विचारधारा को मानते हैं। सपा नेता ने महापुरुषों का भी अपमान किया है और इस बयान के लिए अखिलेश को पूरे देश और प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। विभाजनकारी जिन्ना को सरदार पटेल जी, नेहरू जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उनके विचारों को मिलाना, ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की और उनके मुखिया की बहुत इमेच्योर सोच है। उन्हें शायद इतिहास के बारे में नहीं पता है कि जिसने देश का विभाजन कराया हो, जिसने देश के टुकड़े किए हो, उसको अखंड भारत की विचारधारा के महापुरुष से मिलाना, ये देश के महापुरुषों का अपमान किया है अखिलेश जी ने। उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए और साथ साथ हम सबको ये समझना चाहिए कि अभी देश के अंदर जिन्ना की विचारधारा लोगों के मनों में है, दिलों में है। उस विचारधारा से हम सबको बचना है क्योंकि ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमएलसी संजय निषाद ने अखिलेश यादव के चुनाव न लड़ने की घोषणा पर पलटवार करते हुए यह कहा कि अखिलेश यादव को अगर सच्चाई का सामना करना है तो विधानसभा चुनाव जरूर लड़े। वहीं अखिलेश यादव के जिन्ना पर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए संजय निषाद ने कहा कि कांग्रेस अपनी कब्र खुद ही खोदने में लगी हुई है। जो घोषणा प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कर रही हैं, पहले वह प्रियंका इन घोषणाओं को वहां लागू करे जहां कांग्रेस शासित सरकारें हैं। इस समय हमारे साथ है संजय निषाद जी, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, जिस तरह से कल एक बयान आया अखिलेश यादव का, महात्मा गांधी पटेल के साथ जिन्ना को भी उन्हें स्वतंत्रता का नायक बताया है, क्या कहेंगे? वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रवाद जाना होना चाहिए। और जिन्ना एक विवादित व्यक्ति जो इस देश का बंटवारा किया और उसके वजह से कई लाख जाने गई थी देश की, उसके नाम लेने से बचना चाहिए। ऐसे मैं एक सुझाव दूंगा कि ऐसे लोगों का नाम लेके इस देश का बदनाम न किया जाए, उससे बचना चाहिए उन्हें। बयान भी दिया है कि इस बार वो विधानसभा में कंटेस्ट नहीं करेंगे, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश यादव। देखिए, वो तो उनका निजी निर्णय है। मैं तो यही कहूँगा कि लड़ना चाहिए उन्हें और लड़के देखना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन जब लड़ेंगे तभी मालूम होगा कि समाज और जनता उनके प्रति क्या रुख रखती है। जब वो लड़ने नहीं जाएंगे तो क्या जानेंगे जनता उनके प्रति क्या रखती है। प्रियंका गांधी पूर्वांचल में काफ़ी सक्रिय हैं। कल भी उन्होंने गोरखपुर में रैली की और लगातार वो महिलाओं को रिझाने के लिए एक के बाद एक घोषणा कर रही हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि 3 सिलेंडर फ्री रहेगा और बसों में यात्रा फ्री रहेगी। तो क्या कांग्रेस जो अपनी जमीनी तलाश रही उत्तर प्रदेश में, क्या प्रियंका गांधी कामयाब होगी? नहीं, वो कबर खोद रही, कबर, क्योंकि जो छुपा था उसे कबर कहते हैं ना, खोद के बाहर किया जाए। जिन उससे उस अपनी जुबान से बता रही हैं कि 70 साल से महिलाओं को ठगा गया। वो अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि नौजवानों को ठगा गया, अपनी ज़ुबान से कह रही हैं कि हम निषादों को ठगा, कुछ नहीं दिया। वह कह रहे हैं किसानों को, मतलब अपने से कह रहे हैं कुछ नहीं मिला। 70 साल तो उनकी सरकार थी ना केंद्र में। हम कहते कौन सी चौकीदारी किया, कौन सी नेता बनाया, नीति नहीं बनाया। नीति ऐसी बना दिया कि देश का रुपया विदेश चला गया, कि जब अंग्रेज भगाए गए तो $1 का बिस्कुट $1 में पाते थे, और जब अब अंग्रेज आते $1 देते 76 बिस्कुट पाते हैं। आज कम से कम धन्यवाद मोदी जी को कि कम से कम से हम आए हैं तब से डॉलर स्थिर है, बढ़ नहीं रहा है। तो आज के दिन में वो जो बोल रही हैं
तो राजनीति में शुचिता होनी चाहिए। 5 राज्यों में उनकी सरकार है, वो करके दिखाएं ना, मॉडल बनाएं। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? यहाँ प्रतिज्ञा लेने क्या है? उन्होंने तो एक प्रतिज्ञा लिया है कि इस देश के निषादों को बर्बाद करना है, तालघाट नदी छीनना है, आरक्षण छीनना, ऐसी फौज तैयार करना है मुकुल वासनी और शैलजा जैसे कि 38% वोटर जो हमारे हैं वो फाइल ही गायब करा दिया। आरक्षण पब्लिक फाइल 1950 संविधान में जो आरक्षण की है, हमने RTI में मांगा उसे और लिख के दिया कि नहीं, इन्होंने घर लेके गए, वापस नहीं किया। उनके खिलाफ नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में मैंने मुकदमा लिखा रखा। तो अगर सही में हित ऐसी है तो पहले उन मंत्रियों को बाहर करें और फाइल वापस कराएं। और तालघाट नदी की बात करते हो, हमारे पुरखों का, इसका मतलब छीना है, वापस करने की बात करती हैं। बनाया जाता था, लेकिन पहली बार है कि उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर निषाद के बेटे को आज के दिन में मनोनीत करके निषाद पार्टी के चंबल से उन्हें विधान परिषद भेजा गया। इसलिए ये अमित शाह जी से बात हुई है। 21 नवंबर को विश्व मछुआ दिवस है रमा देवी अम्बेडकर पार्क में, और मैंने उन्हें आमंत्रित किया कि कभी हम चीफ गेस्ट बन के दक्षिणी भारत जाते थे। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आप हमारे यहाँ आएँ। आप सामाजिक न्याय मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, और इन्हें ये अन्याय हुआ इनके साथ, और इनके साथ न्याय की उम्मीद के साथ आपको मुख्य अतिथि देखना चाहता। तो गृह मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया, और 21 नवंबर को एक ऐतिहासिक भीड़ होगी, क्योंकि 15 सितंबर 2016 को मैंने बहुत ऐतिहासिक रैली रमादेवी पार्क में किया था। पुणे होगा, पूरा का पूरा प्रदेश आएगा और देखेगा, सारा कुछ होगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती जरूर करती है, धारा 370, राम मंदिर, बाकी तो झूठे है ना। सपा कहती है हम आरक्षण देंगे, सुप्रीम कोर्ट में जा कह देती है कि नहीं, ये हकदार ही नहीं है। ये बसपा कहती है हम सबका हिस्सा देंगे, जाके स्टे ले लेती है। तो आज के दिन में हमारे विरोधी तो यही लोग हैं ना। 30 साल से साइकिल हमें निकालती है और हाथी इस पर स्टे लगाती है, हमारे वहाँ नौकरियों को लूट मचाती है। कम से कम इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग मिलेगा। निश्चित तौर पर संजय निषाद का साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और बाकी अन्य दलों ने इनको छला है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कैमरा मैन शुभम के साथ में राहुल श्रीवास्तव, JMD न्यूज़, लखनऊ। तो सियासी हलचल में बात करेंगे अमेठी के गौरीगंज से विधायक सपा के राकेश प्रताप सिंह की, जिन्होंने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। सपा विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को कल अपना इस्तीफा सौंपा था। JMD न्यूज से बात करते हुए सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि अपने क्षेत्र की जनता की सहमति पर ही उन्होंने ये कदम उठाया है। जब तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो जाता तब तक वो धरने पर ही बैठे रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई चुनावी दाव नहीं है, बल्कि पिछले 4.5 सालों से वह अपने क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेठी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह इस दिनों सुर्खियों में, और सुर्खियाँ ऐसी है क्योंकि कल इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इस समय हमारे साथ खुद राकेश प्रताप सिंह हैं, जो गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे हैं। इस्तीफा आपने दिया है, मुख्य वजह उसकी? इस सरकार के आफत बयान कुछ ना करने की दफ़ा में मैंने इस्तीफा दिया है। ये सरकार केवल झूठ बोलती है, झूठा आश्वासन देती है, लोगों को गुमराह करने का काम करती है, और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को समाप्त कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का काम कर रही है। आपने आरोप लगाया है कि विकास कार्य जो आपके क्षेत्र में होने चाहिए वो नहीं हुए, सड़कें नहीं बनी हैं। क्या कभी आपने इसके लिए प्रयास किया, या 4.5 साल हो गए क्योंकि अब चुनाव करीब है, तो अंतिम समय ही क्यों आपको लगा कि अब इस्तीफा देना चाहिए? पहला प्रयास मैंने 21 दिसंबर 2018 को किया था, और मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी हुआ था कि इन सड़कों को 15 दिन में बनवा लिया जाए, और 19 से लगातार 7 बार प्राकलन समिति में लगा चुका हूँ। प्राकलन समिति की उप समिति बना के स्थलीय निरीक्षण करा चुका हूँ, सदन में 2 बार लगा चुका हूं, और 25 फरवरी 2021 को सरकार का स्पष्ट आश्वासन आया है कि 3 महीने से न्यूनतम समय में इन दोनों सड़कों को बनवा दिया जाएगा। तो मेरा प्रयास तो अभी 6 महीने चुनाव को बचा, 6 महीने कार्यकाल को बचा है। 3 साल से पीछे प्रयास कर रहा हूँ। 16 में सड़क बनी थी, 18 से लगातार प्रयासरत हूँ।
तो ये चुनावी स्टंट नहीं है। 3 साल से 150 पन्ने की मेरी फाइल तैयार हो गई है, लिखते पढ़ते, अधिकारी को लिखते, मंत्री अधिकारी को लिखते, सदन की कार्रवाई, प्राक्कलन समिति की कार्रवाई। तो ये कहना कदाचित उचित नहीं है कि ये चुनाव के समय, ये 2018 दिसंबर से पर्याप्त चल रहा है। तो आपने कल इस्तीफा सौंपा है, हृदय दीक्षित का इस्तीफा मंजूर हो गया है क्या आपको? अब ये तो वो जाने दे, हम तो इस्तीफा दे के चले आना मेरा काम है। तो क्षेत्र की जनता से आपने राय ली थी इसके पहले जो आपने बिल्कुल, क्षेत्र की जनता से मैंने राय लिया, क्षेत्र की जनता से मैंने कहा कि इस तरह से, तो क्षेत्र की जनता ये भी जानती है कि 2 बार प्राक्कलन समिति के निर्देश पे, एक बार टीम और एक बार प्राक्कलन समिति का मैं सदस्य स्वयं दोनों सड़कों का निरीक्षण किया और उस रोड पे जितने गांव पड़ते हैं, हर गांव के 100-200 लोग रोड पे खड़े होके समिति का स्वागत किए और सड़क की खराब होने की दफा पे अवगत कराया कि समिति का स्वागत किए और सड़क की खराब होने की दफा पे अवगत कराया। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर नहीं सुनते, क्योंकि चुनाव भी सर पे है, किस तरह की रणनीति आपकी रहेगी? इसी स्थान से या जहां ये सरकार और पुलिस प्रशासन रखेगी, वहीं पे इस सरकार को हटाने का काम करूंगा और समाजवादी पार्टी को इस सरकार को बनाने का काम करूंगा। इस संबंध में आपकी बात हुई है क्या पार्टी सुप्रीमो से आपकी कि मैं इस्तीफा दे जा रहा हूँ? बिल्कुल, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है और मैंने उनके संज्ञान में डाल दिया है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे क्षेत्र का व्यक्तिगत मामला है, तुम्हें जो ठीक लगे। लड़ाई आपकी जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। निश्चित तौर पर साफ साफ कहना है कि लड़ाई जारी रहेगी जब तक इनके क्षेत्र का विकास नहीं हो जाता। कैमरामैन सुगम के साथ राहुल श्रीवास्तव, जेएमटी न्यूज़, लखनऊ। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड इन कमान यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो आजकल गुजरात के दौरे पर हैं और उनका यह दौरा भी काफी खास बताया जा रहा है। गुजरात और खासकर के लिए अहमदाबाद के लिए यह दौरा सौगातों भरा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में गोटा फ्लाईओवर से साइंस सिटी बॉक्स तक कॉरिडोर का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। बता दें कि इस दौरान गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इस एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई तकरीबन 4.18 किलोमीटर बताई जा रही है। तो आपको बता दें, जिस तरह से गुजरात और अपने गृह राज्य के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और दौरा बेहद खास बताया जा रहा है, खास तौर से अहमदाबाद के वासियों के लिए। और जिस तरह से सबसे लंबे कॉरिडोर 4.18 किलोमीटर के लंबे कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। आपको बता दें, गोटा फ्लाईओवर से लेकर के ये साइंस सिटी बॉक्स तक तकरीबन 4.18 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। और इस खास मौके पर उनके साथ भूपेंद्र पटेल, जो कि इस समय गुजरात के मुखिया हैं, वो भी मौजूद रहे। तो सौगातों भरा ये दौरा जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रहा है गुजरात और खासतौर से अहमदाबाद वालों के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से अयोध्या में इस बार दीपावली के दीपोत्सव को पहले से और भी ज्यादा भव्य और वैश्विक पटल पर अविस्मरणीय बनाया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश भर में दीपोत्सव 2021 मनाने का आयोजन किया गया। और इससे सबसे ज्यादा खास अयोध्या में मनाए जाने वाला 5 दिवसीय दीपोत्सव 2021 है। संपूर्ण अयोध्या में 12 लाख दीपों का प्रज्वलन किया जाएगा। इसमें राम की पैड़ी पर 9 लाख दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं राम की नगरी अयोध्या में नगर क्षेत्र में 3 लाख दीपों का प्रज्वलन किया जाएगा। अयोध्या के तट पर रामायण की गाथा को भी अमर बनाया जाएगा। साथ ही लेजर लाइट में भव्य रामायण का हेरिटेज लुक में शो दिखाया जाएगा। 5 दिवसीय दीपोत्सव को विश्व स्तर पर यादगार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 3 नवंबर को दिवाली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के हर गांव से 5 मिट्टी के दीपक अयोध्या को रोशन करने में मदद करेंगे। वहीं 1 नवंबर से दीपोत्सव शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि मुख्य आयोजन 3 नवंबर को होगा और इस दिन मां सरयू को 9 लाख दीपों से श्रृंगार किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के संबंधित जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी काम सौंपा गया है कि राज्य के 90,000 से अधिक गांवों में से प्रत्येक से 5 मिट्टी के दीपक समय पर अयोध्या पहुंचे।
इस साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अयोध्या में दीपोत्सव पर 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पीएम और सीएम की आवास योजनाओं के अनुमानित 9 लाख लाभार्थी अपने घर के बाहर एक एक दिया जलाएंगे। तो इस दीपोत्सव में कम से कम 9 लाख दिए जलाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए पर्यटन विभाग कम से कम 12 लाख मिट्टी के दिए जलाने की योजना बना रहा है, ताकि 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले आखिरी दीपोत्सव के दौरान एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जा सके। और वहीं क्रूज ड्रग्स मामले के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। बता दें कि एनसीबी की विजिलेंस टीम जहां समीर वानखेड़े के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में जुटी है, तो वहीं महाराष्ट्र के मंत्री यानी नवाब मलिक उनके धर्म और जाति पर सवाल उठाकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच वानखेड़े को थोड़ी राहत तब मिली जब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने उनका समर्थन किया। दरअसल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने कहा कि समीर वानखेड़े ने जो काम किया वह एनसीबी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि वानखेड़े ने हमेशा ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है, जिसके चलते वह राजनीतिक तूफान के पेच में फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि वानखेड़े पर व्यक्तिगत आरोप लगाना गलत है। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी वानखेड़े का समर्थन कर चुके हैं। तो जिस तरह से वानखेड़े पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, आर्यन खान के क्रूज ड्रग्स मामले को लेकर के उन्होंने जांच की और अब उनके ऊपर ही पेज जो है वो फंसता चला जा रहा है और इस पेज जो है वो सियासी रूप भी ले रहा है। हालांकि रामदास अठावले और अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष हल्दर ने उनका समर्थन किया है कि उनकी कार्यशैली और ईमानदारी को देखते उन पर गर्व होना चाहिए एनसीबी को। और दिवाली को देखते हुए कानपुर में नगर निगम द्वारा लगाए गए दीपोत्सव महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला खत्म हुआ, तो शहरवासियों के लिए नगर निगम ने प्रदर्शनी और मेले के तारीख को बढ़ा दिया है। 3 नवंबर तक ये मेला मोती झील पार्क में सजा रहेगा। शहरवासी विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी के साथ फन स्टॉलों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम को 4 दिन आयोजित किया गया और अब शहर के घाटों पर दीप उत्सव की तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे यहाँ कल समापन हो गया है, लेकिन अभी दीपोत्सव कार्यक्रम में जो प्रदर्शनी चल रही है और स्ट्रीट वेंडर्स के जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, फूड जोन है, फन जोन है, झूले वगैरह लगे हुए हैं, वो अभी 3 तारीख तक चलेंगे दिवाली को के दृष्टिगत। मैम और कुछ नया उसमें होने वाला है या फिर सिर्फ शहरवासी आके मेले का ही लुत्फ उठा सकते हैं? नहीं, मेले में प्रदर्शनी भी है, मेला भी है, बच्चों के लिए फूड जोन्स और फन जोन इस तरह से भी है। और स्ट्रीट वेंडर्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये स्ट्रीट वेंडर्स की भी स्टॉल्स हैं। तो वहीं इटावा में भी गंगा उत्सव योजना के तहत शहर के प्रमुख शास्त्री चौराहे पर गंगा सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ किया गया। इस सेल्फी पॉइंट के माध्यम से लोगों से गंगा की सहायक नदियों के संरक्षण की दिशा में अपनी बेहतर भूमिका निभाने का संदेश देने का एक आह्वान है। इटावा के एसडीएम अनूप पांडे ने फीता काटकर गंगा सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर वन विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ साथ गंगा उत्सव योजना के संयोजक और पर्यावरणविद डॉक्टर राजीव चौहान भी मौजूद रहे। – 2017 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, तो 4 नवंबर को एक्चुअली ये कार्यक्रम होना था, लेकिन दीपावली पर्व के कारण 3 दिन पहले ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और पूरे देश प्रदेश में जन जागरूकता फैलाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
और यहाँ पर वन विभाग ने सेल्फी पॉइंट बनाया और यहाँ पर लोग अपनी फ़ोटो क्लिक करेंगे और फेसबुक पर पेज को लाइक भी करेंगे और अपना एक स्लोगन भी उसमें पोस्ट करेंगे। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश सियासी हलचल में अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे सियासत और सियासतदारों से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं लूंगा आपसे इजाजत। नमस्कार। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।